हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर एंड इट्स टाइप्स के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट और उसकी मदद से हमने एक बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट किया था। फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाया था हमने स्टूडेंट। ठीक है, उसके अंदर हमने आईडी, नेम और एज को इनिशियलाइज किया था। ठीक है, हमने देखा था जावा के अंदर हम किस तरह से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसकी मदद से हम किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। राइट, तो इतना सब कुछ हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देख लिया था। तो चलिए आज हम अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं, कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर है क्या? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखूंगा। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर क्या है? तो कि एक कोड ऑफ ब्लॉक है। ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज रीयूजेबल। ठीक है, अदरवाइज आप बोल सकते हो दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड when class is instantiated। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है। ओके, कंस्ट्रक्टर यानी कि एक आपका लिखा हुआ कोड का एक ब्लॉक है। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होगा। कब? जब भी आपका क्लास इंस्टेंशिएटेड होगा। अब क्लास का इंस्टेंशिएटेड होना यानी कि क्या? तो बड़ा ही सिंपल है। क्लास का जब भी आपको एक ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, ठीक है, तो इस इवेंट को बोला जाता है क्लास का इंस्टेंशिएटेड होना। ठीक है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ तो आप बोलोगे एक बार क्लास को इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप बोल सकते हो दूसरी बार क्लास को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि बड़ा ही सिंपल है। जितने आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, उस इवेंट को बोला जाता है क्लास का इंस्टेंशिएट होना। यानी कि जब भी आप क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, कुछ प्री डिफाइंड कोड का एक ब्लॉक आपका ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा, तो उस ब्लॉक को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्टर आप किस तरह से बना सकते हो, उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो वो मैं पहले तो प्री डिफाइन कर देता हूं। कंस्ट्रक्टर बनाने के रूल्स क्या है? सबसे पहले तो जो भी आप एक नया ब्लॉक क्रिएट करोगे, ठीक है, उसका नाम, कंस्ट्रक्टर्स नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। ठीक है, जो भी आपका क्लास का नेम होगा ना, वही आपका कंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए। ये एक रूल है। देन कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग। कंस्ट्रक्टर कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी बॉडी में से। देन आफ्टर कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव एनी रिटर्न डेटा टाइप। जैसा कि हम कोई भी मेथड बनाते हैं, राइट, तो वहां पर आगे हम रिटर्न डेटा टाइप लिखते थे, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका कुछ रूल्स है। तो तीनों रूल्स हमें फॉलो करना है जब भी हम कोई नया कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तब। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर आप बोलोगे कि सर जावा में कितने टाइप के होते हैं? तो जावा के अंदर 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, हमें तीनों टाइप्स डिटेल के अंदर देखने हैं। सबसे पहला टाइप हमारा होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सबसे पहला टाइप हमारा क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको कई लोग बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दूसरा टाइप होता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एंड लास्ट हमारे पास होता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह से बनाना है, वो सब कुछ हमें इसी सेशन के अंदर देखना है। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। और हाँ, ये तीनों के तीनों टाइप्स आप बना सकते हो, लेकिन रूल्स तीनों के अंदर ये कॉमन ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब देखिए कंस्ट्रक्टर यानी कि क्या? सबसे पहले तो एक हमें ब्लॉक बनाना है कोड का। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर स्टूडेंट का क्लास बनाया था ना, उसी के अंदर मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ कोडिंग का। ये देखिए मैंने एक ब्लॉक बना लिया। ठीक है, अब इसका नाम हमें क्या रखना है? तो देखिए कंस्ट्रक्टर का नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम रखना है। तो यानी कि हमारे क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट है ना। ठीक है, तो वही नेम हमें यहाँ पर रखना है। ये देखिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। यहां पर आपको सिंपल पैरेंथेसिस अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कोडिंग का ब्लॉक है, इसके अंदर आप जो भी चाहो वो कोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस ब्लॉक का नाम आपको क्या रखना था? जो कि आपका क्लास का नाम था वही रखना था। ठीक है, तो वो हमने रख दिया। चलिए अब यहां पर आप कुछ भी करवा सकते हो। सिंपल में फिलहाल डेमो के लिए system.out.println एक लाइन प्रिंट करवा रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर is
इनवोक्ड। ठीक है, इस तरह से मैंने लाइन को क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया। ठीक है, चलिए अब ये जो ब्लॉक हमने बनाया उसकी आप नोटिस करो कोई भी रिटर्न डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, हमारा जो थर्ड रूल है ना, कंस्ट्रक्टर के पास कभी भी रिटर्न डेटा टाइप नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सेकंड रूल, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग, कंस्ट्रक्टर की बॉडी में से आप कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करवा सकते। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर मैं लास्ट में कोई भी लाइन यहां पर रिटर्न वाली नहीं लिख सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ भी इस तरह से रिटर्न नहीं करवा सकता क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर का रूल्स के अगेंस्ट है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की बॉडी में से कोई भी चीज रिटर्न नहीं होगी। अगर रिटर्न हो जाती, ठीक है, तो हमें यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप लिखनी होती। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग, तो अभी हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ, अभी हमारी मेथड हो गई। ठीक है, मेथड क्या है वो भी हम आगे जाकर सीखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल कंस्ट्रक्टर में से आपको कोई भी कभी भी रिटर्न करवाना नहीं। ठीक है, ये उसके रूल्स के अगेंस्ट है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को आप बड़ा ही सिंपल इसी तरह से बनाना है। हाँ, इसकी बॉडी के अंदर आप बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक बना सकते हो, इफ एल्स लूप्स कुछ भी करवा सकते हो। ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर। चलिए अब बात आती है ये हमें कॉल किस तरह से करना है। और देखिए सबसे पहले तो हमें कंस्ट्रक्टर को कभी भी कॉल नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो वही तो उसकी डेफिनेशन थी ना। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। कब कॉल होगा? जब क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखे हैं, देखिए S1 और S2। ठीक है, जैसा कि हमने सेम प्रीवियस सेशन में देखा था। हाँ, नीचे आप देखिए S1 की मदद से S2 की मदद से मैंने कुछ प्रॉपर्टी सेट करवाई थी और हमने उसको प्रिंट भी करवाया था। ठीक है, तो वो चीज तो प्रिंट हो गई होगी, साथ ही साथ अब ये चीज भी प्रिंट होगी। ठीक है, ये ब्लॉक भी ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो देखिए मैंने इस फाइल को सबसे पहले सेव किया और यहाँ पर टर्मिनल में से मैं उसको कराऊंगा सबसे पहले कंपाइल। ठीक है, oops.java। चलिए कंपाइल होना जाने के बाद अब हम उसको कराएंगे रन जावा oops। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड 2 बार आपका कॉल हो चुका है। ठीक है, नीचे तो फिर आपका जो प्रिंट कराया हुआ डेटा था वो तो आ ही रहा है, लेकिन सबसे पहले क्या आया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कितनी बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि आपने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाकर रखे थे, इसलिए। समझ रहे हो, आपने 2 ऑब्जेक्ट बनाकर रखे थे। ठीक है, तो ये है आपके कंस्ट्रक्टर का मीनिंग। कंस्ट्रक्टर यानी कि क्लास के अंदर बना हुआ एक बॉडी ब्लॉक जो कि ऑटोमेटिक इन्वोक हो जाएगा। कब? जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तब। ठीक है, अब सपोज मैं इन दोनों लाइन को कमेंट कर दूंगा। देखिए अब मैं इसको प्रिंट ही नहीं करवा रहा। ठीक है, मैंने सिर्फ डेटा को सेट किया है। हाँ, वो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, हमने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। तो जैसा ही ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, वो डायरेक्टली इस ब्लॉक को कॉल कर देगा। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर फाइल को करूंगा कंपाइल एंड देन आफ्टर उसको करूंगा रन, तो अब देखिए हमें 2 बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होने को देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कई सारे लैंग्वेजेस के अंदर ये फीचर्स आता है। अब आप कहोगे कि सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम किस वजह से यूज करेंगे। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आप ये जो हमारी क्लास की प्रॉपर्टी है ना, उसको सेट करने के लिए भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम उस प्रॉपर्टीज को सेट किस तरह से करवाते थे, नीचे मेन के अंदर देखिए S1 और S2 की मदद से तीनों प्रॉपर्टी को सेपरेटली इस तरह से एक्सेस करते थे और तीनों की वैल्यू हर बार इस तरह से डालते थे, राइट। तो इस तरह से तो आप डाल ही सकोगे, लेकिन ये चीज अगर मैं यहां से मिटा दूं तो भी आप उसको यहां पर कंस्ट्रक्टर के अंदर तो करवा ही सकोगे। ठीक है, देखिए किस तरह से, जैसे ही मैंने S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, तो अब हमें मालूम चल गया कि ये ब्लॉक तो रन होने ही वाला है। ठीक है, तो आप यहां पर ही डायरेक्ट इन तीनों को क्या करवा सकते हो, सेट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ID इज इक्वल टू 1, ठीक है, नेम इज इक्वल टू कोई भी एक नाम, फॉर एग्जाम्पल राहुल, एज इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 20। ठीक है, तो तीनों की प्रॉपर्टी मैंने सेट करवा दी, देखिए। ठीक है, मतलब कि जब भी अब S1 आप क्रिएट करोगे ये तीनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। और अब आप इन तीनों को इसी ब्लॉक के अंदर क्या करवा सकोगे, प्रिंट भी करवा सकोगे। ठीक है, तो system.out.println, अब मैं इन तीनों को क्या करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ID फिर स्पेस एंड देन आफ्टर नेम अगेन स्पेस एंड एट द लास्ट एज। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, जैसे ही मैंने सेव किया, अब यहाँ पर कंपाइल किया एंड देन अब मैं फाइल को करूंगा रन, तो अब देखिए 1 राहुल 20 हमें सक्सेसफुल देखने को मिल गया। लेकिन आप नोटिस करो दूसरा रिकॉर्ड भी हमें सेम देखने को मिला। क्यों? क्योंकि देखिए हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे, राइट, S1 और S2, तो दोनों सेम ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ठीक है, S1 ने भी
इसी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो S1 की आईडी नेम एज 1 राहुल और 20 से सेट हो गई, प्रिंट भी हो गई। अब बारी आती है S2 की, तो S2 ने भी इसी ब्लॉक को कॉल करना था, राइट। तो उसकी आईडी नेम और एज भी 1 राहुल और 20 के बराबर सेट हो गई और प्रिंट भी हो गई, ठीक है। तो उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर ही कैसा है कि आप नीचे जितने चाहो अपने मर्जी के मुताबिक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकोगे, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। यानी कि आप एक क्लास के अंदर एक ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकोगे, दैट्स ऑल। आप मल्टीपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट करवा सकोगे, ठीक है। तो अब हमें नीचे ये प्रिंट करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए मेन के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है। उन दोनों ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एक कॉमन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया ऑटोमेटिक। हमने तो मेन में सिर्फ कुछ कॉल भी नहीं किया, ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्ट्स ही क्रिएट किए, ठीक है। तो ये बेनिफिट है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। हाँ, एक थोड़ा सा हमें बात हिचक रही है, राइट, कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ही कंस्ट्रक्टर को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो दोनों का डेटा भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो इन फ्यूचर हम सीखने वाले हैं स्कैनर क्लास, ठीक है। स्कैनर क्लास हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, आईडी नेम और एज की वैल्यू हम यूजर के थ्रू रिट्राइव कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपने सी लैंग्वेज की होगी तो आपको ख्याल होगा स्कैनएफ फंक्शन, ठीक है। अगर आपने C++ किया हुआ तो आपको ख्याल होगा सी इन ऑब्जेक्ट। तो उसी तरह से जावा के अंदर यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए हमें क्लास पढ़ना होगा स्कैनर क्लास, ठीक है। तो इन फ्यूचर वो भी पढ़ेंगे और सीखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के मदद से या फिर सिंपली स्कैनर क्लास की मदद से यूजर के थ्रू इनपुट किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब आप जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट बना लो, भले ही सेम ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होता हो, लेकिन यहाँ पर आपने यूजर के थ्रू क्या लिया होगा, इनपुट लिया हुआ होगा, ठीक है। तो हर बार अलग अलग ही वैल्यू आएगी, ठीक है। फिलहाल हमें देखने को मिल रही है दोनों के अंदर सेम वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपका वर्किंग होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये हमने देखा फर्स्ट टाइप हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके। चलिए, ये हमारा मेन क्लास, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। चलिए, नाउ अब सेकंड चीज, दूसरा टाइप है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यानी कि क्या, नाम पर से ही पता चल रहा है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटर को रिट्राइव करता हुआ होगा, ठीक है। यहां पर हमने जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया ना, उसका दूसरा नाम क्या था, नो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर। यानी कि यहां पर आप देख सकते हो पैरेंथेसिस के अंदर हमें कोई आर्ग्यूमेंट्स या भी कोई पैरामीटर्स हमने पास नहीं किए, लेकिन जब आप बात करोगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की, तब आपको यहाँ पर पैरामीटर पास करने होंगे, ठीक है। तो चले, इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा पैरामीटराइज्ड के अंदर, किस तरह से, ठीक है। तो हमने अभी भी देखा हमने अभी भी देखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या था, नीचे से आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी तो सेम ही अचीव होती थी ना S1 के अंदर और S2 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमने रिजल्ट भी देख लिया, दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ राहुल का ही डेटा आया सेम टू सेम, लेकिन हमें तो ऑफिशियली अलग अलग डेटा चाहिए, राइट। तो हम क्या करवा सकते हैं, नीचे से जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तब ऑब्जेक्ट बनाने के साथ साथ हम नया डेटा भी पास आउट कर सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट। देखिए, सपोज मैंने S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब S1 की मुझे 3 चीज देनी थी, ठीक है। आईडी देनी थी, नेम भी देना था और एज भी देना था। तो इन तीनों का डेटा मैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त यहां पर पैरेंथेसिस के अंदर ही दे सकता हूं। सपोज S1 की आईडी होगी 1, नेम होगा मेहुल और उसकी एज होगी 21। तो इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट बनाने के साथ साथ यहां से डेटा भी क्या करवा सकता हूं, भेज सकता हूं, सेंड कर सकता हूं, ठीक है। तो ये तीनों डेटा, अब आप सोचोगे कि सर मुझे ऊपर कहां पर सेव करना है, कहां पर कैच करना है, तो बड़ा ही सिंपल है, नीचे से ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जब आप डेटा यहां से पास आउट करोगे तो ऊपर आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर यहां पर उसको कैच करना होगा, ठीक है। नीचे से जब भी आपने यहां पर 3 डेटा भेजे तो ऊपर आपको उसे कैच करना होगा, ठीक है। सपोज यहां पर आपने 3 डेटा भेजे, तो देखिए तीनों का टाइप क्या है, सबसे पहला है इंटीजर, दूसरा है स्ट्रिंग और तीसरा है इंटीजर, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग डेटा को कैच करने के लिए आपको यहाँ पर 3 वेरिएबल चाहिए होंगे, N1, N2, N3, ठीक है। तीनों का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने सिंपल N1, N2, N3 दिया हुआ है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकते हो। देखिए, तो अब ये 1 जो है ना, वो N1 के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। पर
1 का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो आपको यहाँ पर n1 का डेटा टाइप भी इंटीजर इस तरह से डिनोट करना होगा। ठीक है, उसी तरह से n2 का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो आपको यहाँ पर देना होगा n2 का डेटा टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने आगे भी बताया था स्ट्रिंग जब आप लिखोगे तो s को कैपिटल रखना है, क्यों अपने आप में स्ट्रिंग जो है वो एक डेटा टाइप भी है और एक क्लास भी है, इसको हम आगे जाकर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए 21 जो है वो इंटीजर है, वो हो जाएगा n3 के अंदर, तो n3 का डेटा टाइप इनडायरेक्टली क्या बनेगा, इंटीजर ही बनेगा, राइट। तो अब ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है, बड़ा ही सिंपल। डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पर एक भी पैरामीटर अवेलेबल नहीं होगा, जबकि पैरामीटराइज्ड के अंदर जितने चाहो उतने पैरामीटर आप यहाँ पर पास आउट कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए अब आपने पास किया 1 मेहुल 21, तो तीनों के तीनों यहाँ पर आ गए। ठीक है, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू सेट करनी थी, आईडी की, नेम की और एज की वैल्यू सेट करनी थी ना, लेकिन हमने तीनों वैल्यू कहां पर सेट करवा दी, n1, n2 और n3 के अंदर। तो चलिए 1 की वैल्यू हमें इंसर्ट करवानी थी आईडी के अंदर, लेकिन हमने 1 की वैल्यू सबसे पहले इंसर्ट करवा दी n1 के अंदर, तो अब यहाँ पर n1 की वैल्यू अगेन हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे आईडी को। ठीक है, उसी तरह आपने मेहुल को सबसे पहले इंसर्ट करवाया n2 के अंदर, लेकिन हमें तो n2 की वैल्यू किसको देनी है, नेम को देनी है, राइट। उसी तरह 21 को डाला आपने n3 के अंदर, बट n3 की वैल्यू आप पास आउट कर दोगे h के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो ये तीनों वेरिएबल सेट करने थे। ठीक है, तो ये आपने वाया वाया प्रोसेस करी। सबसे पहले आपने 1 मेहुल और 21 को डायरेक्ट आईडी, नेम 1 और h के अंदर सेट नहीं करवाया, आपने सबसे पहले क्या किया, तीनों को किसी दूसरे n1, n2 और n3 के अंदर सेव करवा दिया। ठीक है, देन आफ्टर उन तीनों को आईडी, नेम और एज के अंदर रिस्पेक्टिवली क्या करवा दिया, असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये बात वही हुई। देखिए अब आईडी, नेम और एज को आपने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो वो सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। चलिए S1 को बनाते वक्त मैंने डेटा पास किया, उसी तरह से मुझे पास करना होगा S2 के अंदर। चलिए तो S2 के अंदर मैं दूसरा डेटा पास करूंगा, फॉर एग्जाम्पल राज, एंड देन आफ्टर उसकी एज 18। ठीक है, तो देखिए दोनों का डेटा मैंने पास करवा दिया। अब जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, आप क्या करोगे, तीनों का डेटा पास करोगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऊपर कैच कर लेगा। ठीक है, वो आईडी, नेम और एज के अंदर असाइन कर देगा और वो ऑटोमेटिक प्रिंट भी कर देगा। तो वही हमने सेम किया S2 के साथ। अब आप इतने जितने भी चाहो उतने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन टर्मिनल के अंदर मैंने सबसे पहले इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद उसको किया रन। तो अब देखिए आपको सक्सेसफुली दोनों अलग अलग डेटा देखने को मिल गए, राइट। तो ये आप एडवांटेज उठा सकते हो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, इस तरह से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपको बनाना है, जो कि हमने तीनों रूल फॉलो किए थे। ठीक है, वही तीनों रूल यहाँ पर भी अप्लाई करने हैं। ठीक है, सेम नेम एज क्लास नेम, जो भी क्लास आपने बनाया है उसी क्लास का आपको कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। ठीक है, कोई भी चीज आप यहाँ से रिटर्न नहीं करवा सकते और ना ही आप यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप लिख सकोगे। तो ये तीनों रूल आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, किस तरह से यहाँ पर ऊपर कैच करवाना है और नीचे से किस तरह से आपको वैल्यू भेजनी है। ठीक है, हाँ ये मैंने ऑब्जेक्ट दूसरी तरह से बनाया था, ठीक है, प्रीवियस सेशन के अंदर ही, तो वही वाला मैंने रखा है। चलिए आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों सेम टू सेम। ओके, चलिए अब एक बात बताइए मुझे, क्या हो अगर मैं कोई सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, यानी कि डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट विथआउट एनी डेटा, तो क्या होगा? चलिए गेस कीजिए अब क्या होगा। अब तो यहाँ पर डेटा है ही नहीं, तो अब क्या हो सकता है? क्या एरर आएगी या फिर सिर्फ मुझे यही दोनों डेटा मिलेंगे? क्या होगा? चलिए सेव किया मैंने फाइल को, कंपाइल किया, तो अब देखिए जैसे ही कंपाइल किया यहाँ पर मुझे लास्ट लाइन में देखने को मिला 1 एरर। ठीक है, एक एरर देखने को मिली। कहां पर? देखिए यहाँ पर आपको कैरेट करके बताया S3 का जब भी आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? देखिए अब तक क्या होता था, जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे ना इस तरह, ठीक है, आप इसको भूल जाइए, पैरामीटराइज्ड वाले ऑब्जेक्ट को भूल जाइए, यहाँ पर फोकस कीजिए। अब तक जितने भी हमने सेशन बनाए, ठीक है, उसके अंदर जितने भी क्लास के हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो इस तरह से ही तो कॉल करते थे हम, ठीक है, इस तरह से ही तो बनाते थे। लेकिन बिहाइंड द सीन जब भी आप कुछ इस तरह का सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो वो क्या करता था, आपके क्लास के अंदर मौजूद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता था। ठीक है, इसलिए कोई भी एरर नहीं आती थी। लेकिन आप कहोगे कि सर हमने तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नाम अब तक सुना ही नहीं था, वो तो आज हमने देखा ना। तो प्रीवियस सेशन में जो हमने इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाए थे वो किसको कॉल करता था?
वो अगेन वो डिफॉल्ट को ही कॉल करता था, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता था। यहां पर आपके लिए आपका जो कंपाइलर होता है ना, वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता था, लेकिन हमें मालूम नहीं होता था। ठीक है, इस तरह से एम्प्टी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका कंपाइलर आपके लिए बना देता था। ये हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पिछले जितने भी हमने सेशन किए उसके अंदर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था, क्योंकि हमें मालूम नहीं था। ठीक है, तो अगर आप ये लिखते ही नहीं हो ना, तो आपका कंपाइलर आपके लिए ऑटोमेटिक बना देता था, इसलिए आपका प्रोग्राम रन होता था। लेकिन अब क्यों एरर आई, अब क्यों आपका कंपाइलर नहीं बना पा रहा? क्योंकि आपके क्लास के अंदर ऑलरेडी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, इसलिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक आईएमपी सिनेरियो है। ठीक है, जब भी आप अपने क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे मैन्युअली इस तरह से, तब आपके लिए आपका कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक नहीं बनाएगा, वो आपको खुद से बनाना होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं बनाओगे और इस तरह से सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहोगे, तो आपको यहां पर इस तरह की एरर आएगी। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना, जब भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपके क्लास में अवेलेबल हो, तब आपको मैन्युअली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एम्प्टी बना देना है। ठीक है, फिर चाहे आप यहां पर एम्प्टी बनाओ या फिर कोई भी लाइन लिखो, डजंट मैटर, लेकिन मेन के अंदर इस तरह से सिंपल ऑब्जेक्ट को वर्क कराने के लिए आपको ऊपर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये उसका सिंपल लॉजिक था। अब देखिए, अब मैं इन दोनों को अगेन अनकमेंट करूंगा। सेव किया मैंने फाइल को, अगेन कंपाइल किया, तो अब देखिए आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिली। ठीक है, और मैं अगर रन करूंगा तो देखिए दोनों पैरामीटर्स वाला यानी कि मेहुल और राज का डेटा में मिल गया। ठीक है, लेकिन S3 के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आई। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने कोई भी डेटा पास नहीं किया, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब यहां पर तो हमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, इसलिए हमें एम्प्टी मिला। तो एक आईएमपी सिनेरियो, इसको खास ध्यान रखेगा। ठीक है, जब भी आप क्लास के अंदर दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट बनाना चाहोगे, पैरामीटराइज्ड वाला ऑब्जेक्ट और यहाँ पर सिंपल ऑब्जेक्ट, तब आपके क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मोस्ट आईएमपी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी आपको मैन्युअली बनाना होगा। ठीक है, तो ही आपका प्रोग्राम वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, तो ये भी एक सिनेरियो खास ध्यान में रख लेना। ओके, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड एक साथ। ठीक है, ये आपको कब बनाना है? जब भी आपके मेन के अंदर इस तरह का सिनेरियो हो, यानी कि पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट के साथ आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी साथ ही साथ क्रिएट किया हुआ होगा तब। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा दोनों का डिफरेंस, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। चलिए, अब लास्ट में देखना है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर किस लिए आप क्रिएट करोगे और क्यों हमें क्रिएट करना चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मिटा दूंगा। अब हमें डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट की भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब मैं यहाँ पर एक चीज लिखूंगा, देखिए स्टूडेंट S3। सपोज मेरे पास एक नया स्टूडेंट आया, ठीक है, S3। अब उसका डेटा सेम टू सेम ये जो फर्स्ट वाला डेटा था ना, मेहुल वाला, उसी के जैसा ही है। यानी कि समहाउ उसकी आईडी भी 1 है, उसका नेम भी मेहुल है और उसकी एज भी 21 है। ठीक है, तो अब तक हम क्या करते थे? अगेन इस तरह से करते थे कि भाई न्यू स्टूडेंट 1 मेहुल एंड देन आफ्टर 21। ठीक है, इस तरह से हम करते थे। लेकिन ये तो देखिए डुप्लीकेशन हुआ ना आपके कोड का। आपने अगेन वही वाला ऑब्जेक्ट बनाया जो कि वो वाला ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद था, किसके अंदर? S1 के अंदर। तो S1 के अंदर जो तीनों डेटा अवेलेबल थे वही सेम अगर आपको किसी नए ऑब्जेक्ट के अंदर पास आउट करना है, तो आपको इस तरह से नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली कर देना है S1, दैट्स ऑल। ऑलरेडी बना हुआ ऑब्जेक्ट आप इस तरह से किसी नए ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपने पूरा का पूरा S1 S3 के अंदर पास कर दिया, कॉपी कर दिया। ठीक है, यानी कि S1 के अंदर जो भी तीनों डेटा थे ना, वो तीनों डेटा आपने पास आउट कर दिए S3 के अंदर। ठीक है, तो अब 1 मेहुल और 21 S3 के अंदर पास आउट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो चले देखते हैं। सेव किया मैंने। सबसे पहले तो यहां पर मैं स्क्रीन को क्लियर करा लूंगा। ठीक है, फाइल को कंपाइल किया। ओके, अब मैं कराऊंगा यहां पर रन। तो अब देखिए 1 मेहुल 21 2 राज 18 आया। ठीक है, लेकिन हमें जो S3 का डेटा भी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसका डेटा भी हमें क्या मिलना चाहिए था? 1 मेहुल और 21 मिलना चाहिए था, लेकिन वो हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसा कि मैंने पहले बोला, आप S1 का पूरा डेटा कॉपी करा रहे हो S3 के अंदर। तो जब भी इस तरह की सिंटेक्स आपको देखने को मिले, बिहाइंड द सीन ये कॉल कर रहा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, ये ऊपर वाला दोनों ऑब्जेक्ट किसको कॉल करेगा? पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट को। वो तो मैंने यहां पर बनाई है, राइट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरह से किसी प्रीवियस ऑब्जेक्ट को नए ऑब्जेक्ट में असाइन कर रहे हो, यानी कि कॉपी कर रहे हो, तो वो कॉल करेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर को। तो अब आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाना होगा, ठीक है। तो वो देखिए किस तरह से बनाते हैं वो। सिंपल, सबसे पहले तो वो तीनों रूल हमें ध्यान में रखने हैं, राइट। सेम नेम एज क्लास नेम, कोई भी चीज आप यहाँ से रिटर्न नहीं करवा सकोगे, आपके यहाँ पर कोई भी रिटर्न टाइप भी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर S1 जो है वो आप S3 के अंदर क्या करवा रहे हो, कॉपी करा रहे हो, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन ये जो S1 है ना, वो आपका यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर कैच करवाना है। यहाँ पर आप 3 डेटा भेजते थे ना इस तरह से, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर बिहाइंड द सीन कुछ इस तरह से हो रहा है। न्यू स्टूडेंट तो बनाया आपने, लेकिन अब आपने ब्रैकेट्स में S1 पास कर दिया। ये जो मैंने सिंटेक्स लिखी उसका सेम मीनिंग इस तरह से भी होता है, ठीक है। नया स्टूडेंट बनाया आपने, नया ऑब्जेक्ट बनाया। पहले आप इस तरह से तीनों डेटा सेपरेट पास आउट करते थे, लेकिन अब इस बार आपने क्या किया, पूरा ऑब्जेक्ट पास किया S1, यानी कि अब आपको यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट पास करना है, कैच करना है। तो सपोज आपने यहाँ से नीचे पास किया S1, ऊपर मैंने कैच किया N के अंदर, तो अब सवाल ये आता है ना, N का डेटा टाइप क्या रखोगे। यहाँ पर देखिए ऊपर हमने तीनों के डेटा टाइप रखने थे, इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीजर, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ था इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीजर। लेकिन अब आप यहाँ से पास कर रहे हो पूरा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सोचे। देखिए S1 जो है ना, उसका डेटा टाइप क्या है, देखिए ये आपका S1 और उसकी लेफ्ट साइड क्या है, वही उसका डेटा टाइप है। लेफ्ट साइड है उसके क्लास का नेम, ठीक है। अब यहां पर फोकस कीजिए आप, इंटीजर a, तो देखिए a हमारा वेरिएबल था, ठीक है, और वेरिएबल का डेटा टाइप था इंटीजर, यानी कि उसके लेफ्ट साइड वाला। तो यहां पर भी उसी तरह का सिनेरियो है। S1 हमारा ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप है उसके लेफ्ट साइड वाला, यानी कि स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो ऊपर उसका डेटा टाइप क्या आएगा, स्टूडेंट खुद, ठीक है। स्टूडेंट खुद उसका डेटा टाइप बनेगा। S1 का डेटा टाइप था उसका क्लास का नेम, तो पूरा S1 पास किया, यानी कि आपने स्टूडेंट वाला डेटा पास किया, तो ऊपर स्टूडेंट वाला डेटा ही आपको कैच करना है, ठीक है। तो अब S1 का डेटा किसके अंदर आ गया, N के अंदर आ गया। तो देखिए S1 का डेटा कितना था, यहाँ पर देख सकते हो S1 का डेटा 3 था, ID, नेम और H। तो अब वो तीनों डेटा N के अंदर आ गए। तो N की मदद से आप ID को भी कॉल कर सकते हो, N की मदद से आप नेम को भी कॉल कर सकते हो, और N की मदद से आप H को भी कॉल कर सकोगे, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये जो आपने S1 पास किया, मतलब कि इनडायरेक्टली ये तीनों डेटा ही पास किए, लेकिन किसके अंदर, S1 के अंदर, ठीक है। तो S1 पास कर दिया, N बन गया अब। तो N1 के मदद से आप ID कॉल करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। N1 की मदद से आप नेम पास करोगे तो क्या आएगा, मेहुल आएगा। उसी तरह N की मदद से अगर आप H को कॉल करोगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो तीनों के तीनों डेटा हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिए, लेकिन हमें तो कहाँ पर पुटअप करना है, ये 3 हमारे वेरिएबल है उसके अंदर, राइट। तो मैं यहाँ पर सिंपल बोल देना है ID इज इक्वल टू n डॉट ID, नेम इज इक्वल टू n डॉट नेम, और H इज इक्वल टू n डॉट H, ठीक है। देन आफ्टर हमें सिंपल प्रिंट करा देना है तीनों डेटा को इस तरह से, ठीक है। तो चलिए अब मैंने सेव किया, देन अब यहाँ पर फाइल के अंदर आते ही टर्मिनल के अंदर सबसे पहले क्लियर, देन आफ्टर फाइल को किया कंपाइल, एंड लास्ट फाइल को किया रन। तो अब देख सकते हो आपको 1 मेहुल 21 आ गया, 2 राज 18 भी आ गया, ठीक है। लेकिन आपका डेटा जो है वो आपको प्रिंट होने को अब भी नहीं मिला, ठीक है। तो चलिए अब ये जो हमने कंसेप्ट किया ना, उसको मैं अगेन ये वाली लाइन से रिपीट करूंगा, स्टूडेंट S3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, लेकिन अब ब्रैकेट्स के अंदर में क्या पास करना है, S1, ठीक है। इसी लाइन को मैंने अगेन यहाँ पर इस तरह से लिया। तो अब देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम रन होता है या नहीं, ठीक है। चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर मैंने किया कंपाइल, देन आफ्टर रन, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो अब आपका डेटा जो है वो परफेक्टली प्रिंट होकर आ गया, देखिए थर्ड वाला 1 मेहुल 21, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। तो ये वाली लाइन नहीं चली, देखिए अगेन मैं आपको प्रूव करूंगा। चलिए अगेन मैंने प्रीवियस वाली लाइन ले ली, ठीक है। चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड रन। तो देखिए ये वाली लाइन यहाँ पर आपको एक्सेस नहीं कराती, ठीक है। ये वाली लाइन माइट भी आपने C++ में से रेफर की होगी, ठीक है। C++ में आप इस तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर को बनाते थे, लेकिन जावा के अंदर कंपलसरी आपको इक्वल टू करके डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम पास नहीं करना, बल्कि आपको
इस तरह से न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, न्यू कीवर्ड की मदद से, ठीक है। जो बिहाइंड द सीन होता था उसी को आपको इस तरह से असल रूप में लिखना होगा, ठीक है। चलिए अब ये जो पुरानी वाली लाइन है वो मैं मिटा दी, ठीक है। इस तरह से आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। चलिए लास्ट बार मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कंपाइल एंड देन आफ्टर उसको रन, तो देख सकते हो आपका डेटा सक्सेसफुली आपको प्रिंट होकर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्या करवा सकते हो, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करके ऑलरेडी बना हुआ डेटा किसी नए वेरिएबल के अंदर या फिर नए ऑब्जेक्ट के अंदर पास आउट करवा सकोगे, ठीक है। चलिए तो इसलिए आप इसको कर लो सेव। यहाँ पर आपके पास दो है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और साथ ही साथ कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। चलिए और किस तरह से हमने एक्सेस किया वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ओके तो चलिए अब हम देखते हैं विथआउट कंस्ट्रक्टर यानी कि विथआउट कॉपी कंस्ट्रक्टर आप सिंपली किस तरह से नए ऑब्जेक्ट में पुराने बने हुए ऑब्जेक्ट का डेटा पास आउट कर सकोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टूडेंट S4 नया क्रिएट करूंगा, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। मैंने इस तरह से बनाया, देखिए डिफॉल्ट। तो जैसे आप डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, हमने अभी अभी रूल को पता लगाया है कि आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर दिया, सबसे पहले तो डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करूंगा, ये जो S4 जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मुझे समहाउ S2 के अंदर बनाया हुआ डेटा चाहिए था, ठीक है, लेकिन विथआउट यूज ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आप किस तरह से करोगे, विथ यूज ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर आपको बोला जाए तो फिर आप यहाँ पर सिंपल इस तरह से पास आउट कर सकते थे, राइट, जैसा कि हमने अभी अभी S1 के साथ किया। लेकिन अब आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज किए बिना S2 का पूरा डेटा S4 के अंदर कॉपी करना है, ठीक है। तो वो भी आप कर सकोगे, देखिए किस तरह से। S4 की जो आईडी है उसके अंदर आपको किसकी आईडी चाहिए, S2 की आईडी चाहिए ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इस तरह से बता सकोगे S2 की आईडी अब मुझे कॉपी करवानी है S4 की आईडी के अंदर। उसी तरह से S4 के नेम के अंदर मुझे कॉपी करवाना था S2 के नेम को, एंड लास्ट S4 के एज के अंदर मुझे कॉपी करवाना है H2 के एज को। हो गया। तो बस इस तरह से भी आप वन बाय वन प्रॉपर्टी को एक्सेस करवा के किसी पुरानी प्रॉपर्टीज को किसी नए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर ट्रांसफर कर सकोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करवा लिया, S2 को S4 के अंदर ट्रांसफर करवा लिया, ठीक है। अब आप इन तीनों को क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड देन आफ्टर अब आप प्रिंट करवा सकते हो S4 की आईडी, S4 का नेम और S4 की एज, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं प्रिंट कराऊंगा S4 की आईडी, देन आफ्टर स्पेस, लास्ट में S4 का नेम एंड देन S4 की एज, ठीक है। चल तो मैंने सेव किया। अब यहां पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो देखिए यहां पर आप लास्ट रिकॉर्ड पर फोकस कीजिए, 2 राजन 18, जो कि सेम टू सेम था हमारा H2 के अंदर, ठीक है। तो S2 का डेटा हमने सक्सेसफुली कॉपी करवा लिया S4 के अंदर, ठीक है, विथआउट यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इस तरह से भी आप दूसरा मेथड अप्लाई कर सकोगे विथआउट यूज ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेकिन हम सभी को मालूम है इस तरह से अगर आप करने चाहोगे, ठीक है, तो आपका कोडिंग बहुत ही लेंथी हो जाएगा, राइट। क्योंकि सपोज हमारे पास तो अभी 3 ही प्रॉपर्टी है, इन फ्यूचर आपके पास यहाँ पर 15-20 प्रॉपर्टी हो सकेगी, ठीक है। तो क्या आप वन बाय वन उसको एक्सेस करोगे, क्या वन बाय वन उसको इस तरह से नए ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट कराओगे, नहीं, वो तो बड़ा ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसी तरह से हमें यूज में लेना होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमें तीनों प्रॉपर्टी को सेपरेटली एक्सेस नहीं करना पड़ता, आपको डायरेक्टली जो भी ऑब्जेक्ट का डेटा पास करवाना है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करवाना होता है, पास आउट करना होता है, दैट्स ऑल। देन आफ्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका काम कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इन फ्यूचर कॉपी कंस्ट्रक्टर आपके बहुत ही काम के आएगा, लेकिन कब, जब आपका सभी डेटा सेम टू सेम किसी नए स्टूडेंट के लिए आएगा तभी, अदरवाइज कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस वाली मेथड को भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये हमने आज के सेशन के अंदर देखा कंस्ट्रक्टर के तीनों टाइप्स, ठीक है, किस तरह से बनाना है और किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे एरे और उसके टाइप्स एंड साथ ही साथ स्कैनर क्लास। लेकिन तब तक आपको तीनों टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स कंप्लीटली प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। प्रीवियस सेशन के अंदर आपको मालूम होगा मैंने प्रोग्राम्स आपको दिए थे, राइट, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज वाला, लेकिन सिंपल क्लास और ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने आपको बनाकर लाने को बोला था। लेकिन अब आपको ये दोनों प्रोग्राम तीनों कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाकर लाना है, स्टूडेंट वाला भी प्रोग्राम और साथ ही साथ एम्प्लॉय वाला भी प्रोग्राम, ठीक है। दोनों प्रोग्राम्स के अंदर आपको तीनों कंस्ट्रक्टर का समहाउ किसी ना किसी तरह से यूज इंप्लीमेंट करना है, ओके।
तो चले, ये था आपका होमवर्क और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।